हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्नर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसके लेक्चर्स प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वहां से उनको ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस चैप्टर को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लाइफ के बारे में स्टडी है। बायो का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ से रिलेटेड चीज़ की स्टडी करना बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होगा? कोई भी ऐसा मसला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमें सामना करना पड़ता है, उसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहा जाता है। अब इस चैप्टर में मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपने लास्ट में देखने हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बताती हूँ। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में आया हो या किसी ने उससे सवाल किया हो जिसका आंसर उस टाइम प्रेजेंट ना हो। तो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू। बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड साइंटिफिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन मैं हाईलाइट कर देती हूँ। The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method। ये इसकी डेफिनेशन है। बायोलॉजिकल मेथड जो है ये काफ़ी देर से यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट 500 ईयर से। जब गलीलियो ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था वहाँ तब से लेके आज तक जितनी भी रिसर्चेज़ हो रही हैं, इसमें बायोलॉजिकल मेथड ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड तो हो गया बायोलॉजिकल मेथड। अब बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। उसकी बेस पे फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद एक हाइपोथेसिस क्रिएट की जाती है एंड देन डिडक्शंस ड्रॉ की जाती हैं। डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं और उनको फिर रिजल्ट्स अगर एक्यूरेट हो तो इनको रिपोर्ट कर दिया जाता है किसी जर्नल या साइंटिफिक पेपर में। इन स्टेप्स की डिटेल हम अब देखते हैं। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या होता है कि कोई भी बायोलॉजिस्ट के को ये प्रॉब्लम को इनकाउंटर किया होता है, यानी उस पे ये प्रॉब्लम आई होती है, या हो सकता है उसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया हो रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से एक प्रॉब्लम का हमें पता चलता है, बायोलॉजिस्ट को पता चलता है और वो फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। अब मैं यहाँ पे आपको साथ-साथ मलेरिया की एग्जांपल देती हूँ कि मलेरिया क्या था, एक फ़ीवर था। ये प्रॉब्लम थी जो साइंटिस्ट को फेस करनी पड़ी। अ, यहाँ पे बताया गया है स्टडी ऑफ मलेरिया एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया को किस एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह से उन्होंने एट द एंड रिजल्ट्स निकाले और किस तरह से पता चला कि मलेरिया की कॉज क्या है। बेसिकली इस चैप्टर में मलेरिया की एग्जांपल ली हुई है और यहाँ पे दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है। पहली प्रॉब्लम थी कि मलेरिया बेसिकली है क्या, और सेकंड में है कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, कि ये फैलता कैसे है। दो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम मलेरिया को देखें तो मलेरिया में क्या होता था कि चिल्स यानी बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी और बुखार हो जाता था, और ये ऐसा होता था कि कुछ टाइम बुखार रहता था, सर्दी लगती थी और ठीक हो जाता था, कुछ टाइम बाद दोबारा से ही होता था। तो ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो इस तरह से कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन की जाती है कि जो प्रॉब्लम है उसके अंदर कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए बेसिकली 5 सेंसेस को यूज़ किया जाता है: विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ह्यूमंस की ये 5 सेंसेस हैं, इनके थ्रू हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी होता है किसी भी चीज़ की, हम कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। अब अगर हम बताएं एक दो चीज़ों का कंपैरिजन करें, हम कहें कि ये 20% ये चीज़ इससे दूसरी चीज़ के मुकाबले में अच्छी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जिसमें डिजिट्स या नंबर्स ऐड हो जाएं उसको हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्योंकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, और जब किसी चीज़ को नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको ईज़ी टू हैंडल हो जाता है।
मेन एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, इट इज़ अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो ठंडा है एज़ कम्पेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। ये इन्होंने क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन दे दी। अगर हम क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में इसको डील करें तो वहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से हीट फील होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वाटर बॉयल हो जाता है। इसके वाइस वर्सा हम कह सकते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे ठंड का एहसास होता है, वैसे वैसे कोल्डनेस होती है। द सेकंड वन इज़ द क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज़ कि अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं तो वो उसका वज़न ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। ठीक है, हमें पता चल गया कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर देन लीटर ऑफ एथेनॉल। लेकिन कितना डिफरेंस है ये हमें कैसे पता चल सकता है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में। जब हम उसकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम उसमें डिजिट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लाइक अगर 1 लीटर ऑफ वाटर को वे किया जाए, उसका वज़न किया जाए तो वो 1000 ग्राम्स होता है। जबकि 1 लीटर ऑफ एथेनॉल को वे किया जाए, उसका वज़न किया जाए तो 789 ग्राम्स होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि बेसिकली डिफरेंस कितना है। नेक्स्ट स्टेप है, ऑब्जर्वेशन के बाद होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन को तब तक हम साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कर कह सकते जब तक उसको ऑर्गेनाइज ना कर दिया जाए, इस हिसाब से ऑर्गेनाइज ना कर दिया जाए कि वो अपने क्वेश्चन से रिलेट करें। इसलिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो उन्होंने अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए, सम टाइम 5 की 5 सेंसेस को यूज़ किया जाता है, सम टाइम 5 में से कोई 1, 2, 3 या 4 भी यूज़ की जा सकती हैं सेंसेस, और ऑब्जर्वेशन ली जा सकती हैं। जब तक वो अपनी ऑब्जर्वेशन को एक डाटा फॉर्म में अरेंज नहीं करते हैं, उनसे एक स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, तब तक हम उसको साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहते। जब वो अपनी ऑब्जर्वेशन को अरेंज करके एक स्टेटमेंट की फॉर्म में ले आते हैं तो उनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। यहाँ पे हाइपोथेसिस की डेफिनेशन को हाईलाइट किया हुआ है। दिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि ये बात कंफर्म नहीं है बट लेकिन ऐसा हो सकता है। बात कंफर्म नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि ऐसा हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ होती है इसको क्या कहा जाता है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन की एक सेकंड डेफिनेशन है अ प्रोपोज़िशन दैट माइट बी ट्रू। हो सकता है कि जो बात बायोलॉजिस्ट कह रहा है वो ठीक हो, और हो सकता है कि वो गलत हो। क्योंकि हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन की बेस पे की गई है, और ऑब्जर्वेशन डिफरेंट ह्यूमंस की वेरी करती हैं। हो सकता है किसी की स्मेल की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो सकता है किसी दूसरे की जो ऑब्जर्वेशन है थ्रू स्मेल वो इतनी अच्छी, इतनी एक्टिव ना हो। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब जो हाइपोथेसिस क्रिएट की जा रही है, जो स्टेटमेंट बनाई जा रही है, उसके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो। इसका इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक आइडिया प्रेजेंट किया जाए कि हो सकता है ऐसा हो, कंफर्म बात नहीं की जाती। दैट माइट बी ट्रू, डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि हो सकता है कि ये ठीक हो, माइट बी ट्रू। ये नहीं कहा कि दैट शुड बी ट्रू, दैट माइट बी ट्रू। इट शुड बी एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनके साथ ये रिलेट करता हो, ये नहीं ये ऑब्जर्व कुछ और किया और स्टेटमेंट कुछ और बना दी, ऐसा नहीं होता। और इसको सिंपल रखना चाहिए। द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फाल्सिफिएबल। कि हमने जो अब स्टेटमेंट बोली है इसको टेस्ट भी किया जा सके, और पोटेंशियली फाल्सिफिएबल इसको गलत प्रूफ भी किया जा सके। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, माइट बी ट्रू, हो सकता है ठीक हो सकता है गलत हो। तो अगर हाइपोथेसिस है तो वो उसमें अंदर गलती के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमें कैसे पता चलता है कि हमारी हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं? ये नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, डिडक्शंस। डिडक्शन में क्या कहते हैं कि हम अपनी हाइपोथेसिस की बेस पे कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट्स निकालते हैं, जिनको डिडक्शंस कहा जाता है। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। डिडक्शंस आर द लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के लॉजिकल नताइज होते हैं। इस पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है कि हाइपोथेसिस को थोड़े टाइम के लिए कंसीडर किया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है, और उससे रिजल्ट्स निकाले जाते हैं।
डिडक्शन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी रिज़ल्ट निकाला जाता है, उसके अंदर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं इफ़ एंड देन। इफ़ दिस इज़ देन इट वुड बी हैपन। अगर ये हो रहा है तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। ये स्टेट डिडक्शन होती है। डिडक्शन के बाद क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है। हाइपोथेसिस की बेस पे डिडक्शन, डिडक्शन की बेस पे एक्सपेरिमेंटेशन। अब एक्सपेरिमेंट में हमें पता चल जाता है कि जो हमारी स्टेटमेंट है वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसको फर्दर प्रिडिक्शन के लिए प्रूव कर लिया जाएगा। An accepted hypothesis make further prediction that provide an important way to further test its validity। अगर एक्सपेरिमेंट में हमारी स्टेटमेंट ट्रू प्रूव होती है तो फर्दर उसको टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है और उससे फर्दर रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। डिडक्शन को रिगरस टेस्टिंग की जाती है, बार बार टेस्ट किया जाता है। ये नहीं कि एक दफ़ा टेस्ट किया तो जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको ठीक प्रूव कर दिया। एक्सपेरिमेंटेशन में हाइपोथेसिस ट्रू या फॉल्स प्रूव होती है, और अगर फॉल्स प्रूव हो तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। द सिक्स स्टेप इज समराइजेशन ऑफ रिजल्ट। अगर हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो क्वालिटेटिव डाटा के थ्रू एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उनसे रिजल्ट्स निकाल के स्टैटिस्टिकली कंपेयर किए जाते हैं और उनसे रिजल्ट्स ड्रॉ किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप यही समझें कि मैथ की फॉर्म है एक, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम रेशियोज़ निकाल के रिज़ल्ट को समराइज़ कर देते हैं। द लास्ट स्टेप इज़ रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स समराइज़ हो गए, रिज़ल्ट्स हमारे आ गए हैं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या किया जाता है, रिज़ल्ट्स को सबमिट करवाया जाता है। अब रिज़ल्ट सबमिट कहाँ पे हो सकते हैं, साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स में। इन टॉक्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, यानी जो रिजल्ट्स आ गए हैं, बायोलॉजिस्ट अब क्या करते हैं, अपने जो रिजल्ट्स होते हैं इन्होंने इतनी मेहनत करके निकाले हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जाता है। वो साइंटिफिक जर्नल हो सकते हैं, वो बुक्स हो सकती हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में बाकी साइंटिस्ट के साथ वो अपनी फाइंडिंग्स को शेयर करते हैं, या फिर सेमिनार्स में, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमिनार्स होते हैं उसमें उस चीज़ को बताया जाता है। पब्लिशिंग ऑफ द रिजल्ट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। रिज़ल्ट, ये यहाँ क्या कहा गया है कि रिज़ल्ट्स जो हैं उनकी पब्लिशिंग बहुत ज़रूरी पार्ट है साइंटिफिक मेथड में। ऐसा क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि एक साइंटिस्ट ने जब इतना अरसा लगा के एक फाइंडिंग कर ली है, कोई रिज़ल्ट निकाल लिया है, तो उसको अगर वो पब्लिश नहीं करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ़ उस तक रहेगी। जबकि अगर वो कहीं पे पब्लिश करवा देता है आइदर साइंटिफिक जर्नल में, बुक में, नेशनल या इंटरनेशनल मीटिंग में, तो क्या होता है कि उसकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो बाकी लोगों तक भी पहुँच जाते हैं, तो वो जो रिज़ल्ट्स हैं उनको बाकी लोग भी अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक था बायोलॉजिकल मेथड, 7 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जहाँ पे मैं आपके सारे मलेरिया की स्टोरी सुनाऊंगी। इस तरह आपको ये याद भी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं लगेगी, और हमारे 7 स्टेप्स जो हमने किए हैं ये हमारे रिवाइज भी हो जाएंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।